नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक के मित्रता नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि गद्य खंड से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। वही रामचंद्र शुक्ल जिनके नाम से शुक्ल युग का नामकरण हुआ। तो इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमें कैसी मित्रता करनी चाहिए। मित्रता का भाव क्या है, कैसा मित्र हो, उसके अंदर कैसा मैत्री भाव हो, ये हम इसमें पढ़ेंगे। और यह पाठ हमने आपको बताया निबंध विधा में लिखा गया है। पाठ शुरू होता है। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यानी कि पहली कठिनाई व्यक्ति को दोस्त को चुनने में होती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेलमेल हो जाता है। यही हेलमेल का मतलब मेलजोल, यही हेलमेल बढ़ते बढ़ते यानी धीरे धीरे मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। परिणत का मतलब बदल जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। यदि हम अच्छे मित्र चुनते हैं तो हम जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे, ये मित्रों के चुनाव पर ही तय हो जाता है। क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। संगति का मतलब साथ का, गुप्त प्रभाव यानी छुपा हुआ प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है। यानी अच्छी संगति में रहेंगे तो अच्छे बनते रहेंगे हम, और यदि संगति बुरी हुई तो हम बुराई को ग्रहण कर लेंगे। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है, रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि हम जिस समय समाज में प्रवेश करते हैं यानी युवा होते हैं, तो उस समय हमारा जो मन है वो बड़ा कोमल होता है और कैसे भी संस्कार हो उनको हम ग्रहण कर लेते हैं। आगे उन्होंने कहा कि हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। यानी इसका मतलब है हमारे भाव अपरिमार्जित, अपरिमार्जित मतलब अशुद्ध, और हमारी प्रवृत्ति यानी हमारा जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, वो अपरिपक्व रहता है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। कैसे रहते हैं? कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान। जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे और चाहे देवता। अर्थात जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी से कुम्हार जो चाहे वो आकृति दे देता है, चाहे देव बनाए, चाहे राक्षस बनाए, चाहे अच्छा इंसान बनाए, चाहे बुरा, उसी तरीके से हम भी समाज में ऐसे समय में प्रवेश करते हैं कि संगति का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। आगे कहा, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। यानी जो लोग हमसे अधिक मजबूत इरादों वाले हैं, ऐसे लोगों का साथ हमें करना हमारे लिए क्या है? बुरा है। क्योंकि उनकी एक एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। कोई यदि दोस्त ऐसा बन गया मजबूत इरादे वाला, तो वह अपनी बात हमसे मनवा के रहता है। इसलिए ऐसे लोगों का साथ गुप्त जी ने मना किया है। आगे कहा, पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हमारी ही बात की हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न कोई सहारा रहता है। मतलब जो दोस्त हमारे हाँ में हाँ मिलाएंगे वह क्या करेंगे? वह अपना विचार व्यक्त नहीं कर पाएंगे और हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं इस बात की जानकारी भी हमें नहीं हो पाएगी। आगे कहा उन्होंने कि दोनों अवस्थाओं में, कौन सी दोनों अवस्थाएं? यानी दृढ़ संकल्प वाला दोस्त और हमारी हाँ में मिलाने वाला दोस्त, जो हमें हाँ मिलाता है वह। तो कहा दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है यानी डर रहता है, उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। अच्छा, दोनों ही तरह के दोस्त हमारे लिए बुरे हैं। क्यों बुरे हैं, इस बारे में रामचंद्र शुक्ल जी आगे कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि दोनों अवस्थाओं में बुरा है। क्यों है? तो कहते हैं कि दोनों एक बात का भय रहता है कि जिसका युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम पता रहता है। वो क्या बात है कि यदि विवेक से काम लिया जाए, विवेक किसे कहते हैं? उचित अनुचित का निर्णय।
तो उससे अगर काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता। यदि हम अपनी बुद्धि से सोचेंगे तो हमें इस बात का भय नहीं रहेगा कि हम काम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं, यानी कि सही और गलत के निर्णय में जो है वो अपनी कम भूमिका निभाते हैं और वो दोस्त की बातों को ही अधिक सही मानते हैं। आगे कहा गया, कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोषों को कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण, प्रकृति और आदि का कुछ विचार और अनुसंधान नहीं करते। लेकिन जब हम घोड़ा लेने जाते हैं, कुछ और चीज़ें लेने चाहते हैं जहाँ हमारा पैसा लगता है, तो वहाँ हम उसके गुण, अच्छाई, बुराई सब चीज़ें देख करके जांच करके लेते हैं। लेकिन जब हम किसी को दोस्त बनाते हैं तो हम उसका पूर्व आचरण, वो पहले कैसा था, उसका व्यवहार कैसा था, उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव कैसा था, इस बात में कोई अनुसंधान नहीं करते और ना विचार करते हैं। यानी न तो इस बारे में जानते हैं, खोजते हैं, कुछ नहीं इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बस यूं ही दोस्त बना लेते हैं अपने। आगे उन्होंने कहा कि वे उसमें सब अच्छी बातें मानकर, किसमें, उन दोस्तों में, अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं कि जो दोस्त ने कहा है वो बिल्कुल सही बात है। आगे कहा, हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई, साहस, ये ही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि जो युवा पुरुष है, जो दोस्त बनाता है, उसमें दो चार चीजें देखता है। हंसता हुआ चेहरा हो, बातचीत का ढंग ठीक हो, थोड़ा सा चतुर हो और साहसी हो। ये बातें देखी और हमने उसको दोस्त बना लिया। हम वास्तविक विचार नहीं करते कि उसको दोस्त बनाना चाहिए कि नहीं। आगे कहा, हम लोग ये नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हमें सोचना चाहिए कि मित्रता का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। जीवन का व्यवहार यानी कि जीवन में जो हम जो कार्य करेंगे उसमें भी हमारे दोस्त का बहुत बड़ा मूल्य है, बहुत कीमत है उसकी। अच्छा दोस्त होना किस लिए आवश्यक है, ये सब बातें वो बताना चाहते हैं। यह बात हमें नहीं सूझती, यानी हमें ये बात नहीं पता चलती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। यानी अगर हम एक अच्छा दोस्त बनाते हैं तो हमें आत्मशिक्षा यानी अपने आप को शिक्षित करने का अवसर बहुत आसान हो जाता है, यदि दोस्त हमारा अच्छा होगा तो। और यदि दोस्त बुरा होगा तो हमें बहुत दिक्कत होगी। आगे कहा उन्होंने, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। यानी कि ये जो गद्यांश है ये बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि दोहरे उद्धरण चिन्ह में ये बातें लिखी हैं। कहा गया कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जो हमारा दोस्त होगा, जो विश्वास पात्र होगा, विश्वास के जो योग्य होता है उसको हम विश्वास पात्र कहते हैं, उससे रक्षा रहती है। क्यों? क्योंकि जिसे ऐसा मित्र मिल जाए, कैसा, विश्वास पात्र, तो उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने विश्वास पात्र मित्र को एक खजाना बताया है, एक भंडार बताया है, एक ऐसी चीज बताई है जो आपके पास यदि है तो आपको किसी चीज की कमी नहीं है। आगे कहा, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। औषध मतलब दवा। यानी जीवन में जब भी कभी हम परेशान हो, हताश हो, निराश हो, तो वो विश्वास पात्र मित्र हमारी रक्षा करता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे। जो हमारे विश्वास पात्र मित्र होंगे वो हमारे उत्तम संकल्प, जो अच्छे संकल्प हैं, उनमें हमें मजबूत करेंगे कि अच्छे से पढ़ाई करनी है, अपना भविष्य बनाना है, समय को व्यर्थ नहीं करना है। ऐसा दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। दोष माने कमियां और त्रुटि माने गलतियां, यानी हमारे अंदर जो कमियां हैं उनसे हमें बचाने का प्रयास करेंगे। हमारे सत्य, पवित्रता, मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। पुष्ट करेंगे मतलब भरेंगे, यानी हमारे अंदर सत्यता भरेंगे, पवित्रता भरेंगे और मर्यादा और प्रेम, ये चीजें हमारे अंदर भरेंगे। यानी कि हमें ऐसा नहीं बनाएंगे कि हम लोगों से बैर रखें। आगे कहा, जब हम कुमार्ग, कुमार्ग मतलब बुरे रास्ते पर पैर रखेंगे, जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। सचेत करेंगे मतलब सावधान करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे, हतोत्साहित मतलब निराश होंगे, उदास होंगे, तो वे हमें उत्साहित करेंगे। कौन से दोस्त हमें उत्साहित करेंगे? जो विश्वास पात्र मित्र होंगे, जो हमें दृढ़ संकल्प करेंगे, ऐसे मित्र। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता करेंगे। तो जो विश्वास पात्र मित्र होता है बच्चों, वो हर तरीके से हमारे हर अच्छे काम में हमें सहायता करता है। और जब कभी हम किसी रास्ते पर गलत चलते हैं तो उस रास्ते से हमें सही मार्ग पर लाने का प्रयास भी करता है। आगे कहा, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता। अब कई बार प्रश्न आ जाता है परीक्षाओं में
कि रामचंद्र शुक्ल ने सच्ची मित्रता में क्या बताया है, किसके समान निपुणता बताई है, तो उत्तर हो जाता है हमारा उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता। यानी कि जो सबसे अच्छा डॉक्टर है, सबसे उत्तम चिकित्सक है, उसके समान निपुणता होनी चाहिए, परख होनी चाहिए, मतलब वो जांच ले कि क्या सही है और क्या गलत है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य, यानी कि जो सबसे अच्छी माता के समान पेशेंस होना चाहिए हमारे दोस्त में, धैर्य पूर्वक हमारी बातों को सुने, बहुत जल्दी क्रोधित ना हो, ऐसा दोस्त। जो सच्ची मित्रता होगी उसके अंदर ये चीजें होंगी। और कोमलता होती है, यानी कि सॉफ्टनेस होती है, ये नहीं कि जब देखो तब गुस्से से ही बोले। ये सब सच्ची मित्रता के लक्षण हैं। सच्ची मित्रता में क्या चीज होनी चाहिए, उत्तम वैद्य की सी निपुणता, परख, अच्छी से अच्छी माता के समान धैर्य होना चाहिए और कोमलता होनी चाहिए। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह बता दिया कि आपको कैसी दोस्ती करनी है। ऐसी ही दोस्ती सभी को करनी चाहिए, ऐसी नहीं कि जो आपको कुमार्ग पर ले जाए। आगे कहा उन्होंने, छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। यानी कि जब बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, तो उनको मित्रता की एक लगन सी लगी रहती, जल्दी से दोस्त बने। मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है, यानी बाहर निकलती रहती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं, यानी पीछे की जो दोस्ती होती है, जो प्रेम होता है, उसमें न तो उतनी उमंग रहती है न उतनी खिन्नता, यानी न तो दुख रहता है न उमंग रहती। किसमें, जो बाल्यावस्था की दोस्ती होती है उसमें। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। यानी बचपन की जो मैत्री होती है, वो उसमें क्या होता है, मग्न करने वाला आनंद, यानी हम अपनी दोस्ती में ही मगन रहते हैं। और हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। यानी कि कभी कभी 2 मिनट में ही हम अपने दोस्त से बहुत नाराज हो जाते हैं, ईर्ष्यालु हो जाते हैं और अगले ही पल दुखी हो जाते हैं और थोड़ी देर में हमारा रूठना मनाना हो जाता है। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है बचपन की दोस्ती में, है ना। बहुत फास्ट फ्रेंड है, बहुत घने फ्रेंड है, कुछ कह दिया तो रोने लगे, दुखी हो गए, हमें उसके पास जाना ही है, ऐसी बातें रहती हैं। कैसा अपार विश्वास होता है बचपन में, असीमित विश्वास होता है। हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, उद्गार मतलब भाव, हृदय के कैसे कैसे भाव निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है। यानी कि किसमें, बचपन की दोस्ती में वर्तमान जो है वो कितना आनंदमय दिखाई पड़ता है। और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। यानी कि भविष्य कैसा होगा, बचपन की दोस्ती होती ना, बड़े होंगे तो ये करेंगे, घर लेंगे, कार लेंगे, तू मेरे पास ऐसे आया करेगा या तू ऐसे आएगी। जो भी सहेली और दोस्त होते हैं उनके मन में ये लुभावने वाली कल्पनाएं रहती हैं, इमेजिनेशन करते हैं वो बच्चे। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मनाना होता है। बहुत जल्दी दोस्ती, कभी हप्पा, कभी कट्टा, कभी पुच्चा, 2 मिनट में हो जाती है। सहपाठी की मित्रता, सहपाठी मतलब साथ पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, साथ पढ़ने वालों की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ होता है। साथ पढ़ने वाले जो दोस्त होते हैं, जो आपके क्लासमेट होते हैं, उनके हृदय में कितना भारी उथल पुथल, मतलब खलबली सी मची रहती है, कभी ऊंचाई कभी नीचाई, कभी मन अच्छा है कभी बहुत बुरा है, ऐसी स्थिति होती है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। भिन्न मतलब अलग होते हैं। बचपन की दोस्ती से बड़े होने की दोस्ती में बहुत अंतर होता है। बचपन में तो मित्रता मजबूत होती है, शांत होती है, गंभीर होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी मित्रता के जो भाव हैं वो बदल जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मैं समझता हूं कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे। बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि मेरा दोस्त कैसा हो, तो वो कहते हैं कि पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन के झंझटों में चलता नहीं। लेकिन जो हम आदर्श मित्र की कल्पना करते हैं, ऐसा मित्र हमें वास्तव में नहीं मिल पाता। सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल, स्वच्छंद प्रकृति, ये 2 ही 4 बातें देखकर मित्रता की जाती है। रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं, लेकिन जब हम युवावस्था में मित्रता करते हैं तो केवल हम 4 बातों का ध्यान रखते हैं। क्या चीज? उसका सुंदर प्रतिमा, उसका चेहरा सुंदर हो, मनभावनी चाल, वो बहुत अच्छे से चलता हो, स्वच्छंद प्रकृति, और उसका स्वभाव जो है वो स्वच्छंद हो, किसी के बंधन में नहीं हो। ये बातें हम देखते हैं और क्या कर लेते हैं, मित्रता कर लेते हैं।
पर जीवन संग्राम, जीवन संग्राम का मतलब जीवन रूपी युद्ध में, संग्राम का मतलब युद्ध, जीवन रूपी युद्ध में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। यदि आप किसी दोस्त को ऐसा बनाना चाहते हो जो जिंदगी भर आपके साथ रहे, हमेशा आपको गलत करने से रोके, तो आपको कुछ अलग बातें अपने दोस्त में खोजनी होंगी। उन बातों के लिए वो कहते हैं कि मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, और गुणों की तो हम प्रशंसा करें पर जिससे हम स्नेह न कर सके, स्नेह मतलब प्रेम न कर सके, यानी कि बाहरी रूप से तो हम तारीफ कर रहे हैं लेकिन अंदर से हमारा उससे दिल से जुड़ाव नहीं है, जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें, नफरत करते रहें। ऐसे दोस्त भी हमें नहीं बनाने चाहिए। आगे कहा कि मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। मित्र किसके समान होना चाहिए? पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक का मतलब क्या है? पथ माने रास्ता, प्रदर्शक माने दिखाने वाला, यानी राह दिखाने वाला दोस्त हमारा होना चाहिए। पथ प्रदर्शक के समान हमारा दोस्त होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, भरोसा जता सकें। भाई के समान होना चाहिए। मित्र किसके समान होना चाहिए? पथ प्रदर्शक के समान, भाई के समान, जिससे हम अपना प्रीति पात्र बना सके, यानी प्रेम का पात्र बना सकें, हम जिससे प्रेम कर सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। सहानुभूति मतलब एक जैसा अनुभव, सह अनुभूति, एक जैसा अनुभव। आपको दुख है तो मुझे भी दुख है, आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूं। ऐसी सहानुभूति होनी चाहिए दोस्तों में। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे, यानी तुम्हारा नुकसान मेरा नुकसान, तुम्हारा लाभ मेरा लाभ, ऐसा होना चाहिए। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों। सिमिलरिटी आवश्यक नहीं है दोस्तों में, या एक ही रुचि के हों। जरूरी नहीं कि तुम्हें बैडमिंटन खेलना पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो इसलिए हम लोग दोस्त बन गए। तुम्हें रोटी सब्जी अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, हम दोस्त बन गए। तुम्हें क्रिकेट पसंद है, मुझे पसंद है, हम दोनों दोस्त बन गए। ऐसी बातों के लिए रामचंद्र शुक्ल जी मना कर रहे हैं। वो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि दोनों लोग एक ही प्रकार के कर्म करते हों, एक ही रुचि के हों। तो आवश्यक क्या है? उन्होंने कहा इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। वांछनीय मतलब जरूरी नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है कि अगर आप दोस्त हैं तो आचरण भी एक जैसा हो, आवश्यक नहीं। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। रामचंद्र शुक्ल इस बात के लिए कहते हैं कि दो भिन्न प्रकृति, भिन्न स्वभाव, भिन्न आचरण वाले लोगों में भी बराबर की प्रीति यानी प्रेम और मित्रता रही है। उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि राम धीर और शांत प्रकृति के थे। राम जो है धैर्यवान थे और शांत प्रकृति के थे, जल्दी से उनको क्रोध नहीं आता था। लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। उन्हीं के जो छोटे भाई थे लक्ष्मण बहुत उग्र, मतलब जल्दी से उनको क्रोध आ जाता था और हर काम को करने के लिए उद्धत यानी तैयार रहते थे। जल्दी से बताओ ये काम जल्दी करूं भैया। पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। प्रगाढ़ मतलब अत्यधिक गहरा स्नेह था, गहरा प्रेम था दोनों भाइयों में, और जबकि दोनों के स्वभाव में भिन्नता थी। आगे कहा उदार और उच्च आशय। उच्च आशय का मतलब उच्च उद्देश्यों, ऊंचे उद्देश्यों वाला कर्ण। और लोभी दुर्योधन। दुर्योधन कैसा बताया गया? लोभी। और कर्ण को कैसा बताया? उच्च आशय वाला, बड़े उद्देश्य वाला, बड़े लक्ष्य वाला। कर्ण और दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, यानी एक लोभी है तो कर्ण तो लोभी नहीं था, और एक का ऊंचा उद्देश्य था लेकिन दुर्योधन का उद्देश्य ऊंचा नहीं था। लेकिन फिर भी पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी, उन दोनों की दोस्ती बराबर से खूब होती रही। आगे उन्होंने कहा यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि कतई आवश्यक नहीं है कि दोनों एक ही स्वभाव के हों तभी वो अच्छे मित्र हों। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कहा समाज में विभिन्नता मतलब अलग अलग लोगों को देखकर, अलग चीजों को देखकर के लोग भी एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, यानी कोई व्यक्ति चिंताशील है, हमेशा दुखी रहता है, वो चाहता है कि मेरा जो दोस्त हो वो प्रफुल्लित मन वाला हो, हंसने वाला हो, खुश रहने वाला हो। निर्बल बली का, निर्बल मतलब कमजोर व्यक्ति, बली मतलब शक्तिशाली का साथ ढूंढता है। धीर उत्साही का, धैर्यशाली मनुष्य उत्साही व्यक्ति का साथ ढूंढता है। तो ये दोनों ही अपोजिट गुण हैं।
उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। यानी कि चंद्रगुप्त के जो गुरु थे चाणक्य, वो कैसे थे? वो युक्ति जानते थे, उपाय जानते थे। आकांक्षा चंद्रगुप्त की भले ही अच्छी हो, लेकिन वो अपने गुरु जी का मुंह देखा करते थे। नीति विशारद अकबर, यानी विशारद मतलब विद्वान, नीति में निपुण जो अकबर था, वह मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। अकबर और बीरबल की दोस्ती की भी बातें की जाती हैं। आगे उन्होंने बताया कि मित्र का कर्तव्य क्या है। अब यहाँ देखते हैं इस वाले गद्यांश में हम मित्र का कर्तव्य। तो कहा गया, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया, उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना, साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जो मित्र का कर्तव्य है वह क्या है कि वो उच्च और महान कार्यों में आपकी सहायता करे, आपका मन बढ़ाए, आपको हिम्मत दिलाए, साहस दिलाए, और कहे निज सामर्थ्य, यानी जो आपकी अपनी सामर्थ्य है, जो सक्षमता है, उससे भी ऊपर का आप काम कर जाओगे, ऐसा विश्वास दिलाए। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। जो व्यक्ति सत्य संकल्प वाला होगा वही ऐसा काम कर पाएगा। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल कह रहे ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए कि जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो, यानी कि आत्मा की शक्ति हमसे ज्यादा हो। हम उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, यानी कि सम्मानित हो और शुद्ध हृदय वाले हों। और हमें उनका पल्ला किस तरीके से पकड़ना चाहिए? जैसे सुग्रीव ने राम का, सुग्रीव के अंदर शक्ति कम थी, लेकिन राम से उनकी दोस्ती हुई तो उन्होंने राम को अपना दोस्त बनाया, क्योंकि वह शक्ति में कम थे। आगे कहा गया कि मृदुल और पुरुषार्थी हों, जो दोस्त हों वो पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम को प्राप्त करने वाले हों। शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, शिष्टाचारी हों और सत्य बोलने वाले हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे छोड़ सकें। जो ऐसा मित्र होगा कि जिसके भरोसे पर हम अपने आप को छोड़ दें कि वो जो करेगा वो सही करेगा, यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा, यानी वो मित्र हमें किसी भी प्रकार का धोखा नहीं देंगे। ऐसे मित्रों की दोस्ती हमें करनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि जो बात ऊपर के संबंध में कही गई है, जो बात ऊपर के संबंध में कही गई है, मतलब जो इन्होंने कही है, वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। यानी कि जो जान पहचान के लोग हैं उनके विषय में भी बताया गया है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकें, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में सहायता दे सकें, जिन यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। यानी कि उनका कहना था कि जो गहरी हमारे जो मित्र होंगे, जो हमें अपनी आनंदमय दोस्ती दे सकते हैं, सहायता दे सकते हैं, उन लोगों को हमें मित्र बनाना चाहिए। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यानी अगर हम सोचेंगे अभी नहीं बाद में अच्छा दोस्त बना लेंगे, तो ये टाइम हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। यदि का, खा और गा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, का, खा और गा से मतलब क्या है? यानी कि XYZ कोई भी ऐसे दोस्त जो हमारे लिए कुछ नहीं करने को तैयार रहते हैं, और न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बंधा सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें इनसे दूर ही रखे। किनसे दूर रखे? ऐसे दोस्तों से जो हमारे किसी काम नहीं आने वाले। बहुत सारे दोस्त तो होते हैं, लेकिन जब हम उनसे किसी काम के लिए हेल्प मांगते हैं तो मना कर देते हैं। जो ना तो बुद्धिमानी वाली बात करते हैं, ना विनोद मतलब आनंद की बात करते हैं, ना अच्छी बातें बतलाते हैं, ना हमारे साथ सहानुभूति रखते हैं, ना हम कभी जब दुखी होते तो धैर्य भी नहीं बना सकते, और हमारी खुशियों में भी जो शामिल नहीं हो सकते। जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमें सही राह नहीं दिखा सकते। तो रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से हमें दूर ही रखे भगवान, क्योंकि ये हमारे किसी काम में आने वाले नहीं हैं, उल्टा हमारा नुकसान करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है। यानी कि हमें जड़ मूर्ति, जड़ मतलब यानी कि ऐसी मूर्ति जो हिलती डुलती नहीं है, जो किसी काम नहीं आती है ना। जड़ और चेतन, चैतन्य व्यक्ति कुछ करता है,
जड़ व्यक्ति तो कुछ करेगा नहीं, यानी मूर्ख व्यक्ति तो कुछ हमारे लिए करेगा नहीं। अब जब दोस्त में कोई क्वालिटी ही नहीं है तो क्या फायदा ऐसे दोस्तों को अपने साथ रखने से। आगे कहा, आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि आजकल जान पहचान बढ़ाना तो बड़ी आसान बात है, बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे। यानी कि क्या चीज़ आसान है, कैसे दोस्त आपके आसानी से बन जाएंगे, इस बारे में रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं कि जो आपके साथ थिएटर देखने जाएं, नाच रंग में जाएं, आप नाचने गाने जा रहे हो कि भाई चलो वहाँ तो चलेंगे मस्ती करने के लिए, मूवी देखने जा रहे हो तो भी चलेंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लेंगे, कहीं दावत है तो भाई चलो, तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और दावत नहीं है तो भैया हम तुम्हारे कोई काम के नहीं। तो ऐसे दोस्त जो हमारे किसी काम के नहीं है, उन लोगों से दोस्ती करने का फायदा ही क्या। रामचंद्र जी शुक्ल जी कह रहे, तो आपने सुना है ना एक कहावत, मतलब ही यार किसके, है ना, काम निकल गया फिर खिसके, दावत हो गई कि सब काम हो गया, खाया पिया चल दिए भाई साहब। तो ऐसे दोस्त की दोस्ती से कोई फायदा नहीं है। तो रामचंद्र जी शुक्ल जी ऐसे दोस्तों को अपने साथ रखने के लिए मना करते हैं। आगे कह रहे हैं कि यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी ना होगा, यानी हमें कोई फायदा नहीं होगा ऐसे लोगों के साथ। पर यदि हानि ना होगी तो बड़ा भारी जो क्या होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी हानि होगी, यानी यदि हमारा लॉस होगा तो बहुत बड़ा होगा, हमारा समय नष्ट होगा, हमारा पैसा नष्ट होगा, हमारी जो भविष्य बनने वाला था वो बिगड़ जाएगा, इसलिए हमें नुकसान होगा ऐसे लोगों के साथ रहने से। आगे उन्होंने कहा, सोचो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले। यानी मनचले युवक किसे कहते हैं, जो अपनी मन की करते हैं, घूमना फिरना, आवारागर्दी, सिगरेट पीना, ऐसे काम। तो मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है, यानी ऐसे लोग बहुत बढ़ रहे हैं आसानी से, कि जो उल्टे काम करते हैं, गलत काम करते हैं। पर यदि उन शौदों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, ऐसे लोग निकले जो अमीर पता चला सिगरेट पीते हैं, हम भी सिगरेट पियेंगे, वो लोग शराब पीते हैं, हम भी शराब पियेंगे उनको देख करके, तो उनकी नकल करने से क्या होगा। और दिन रात बनाव श्रृंगार में रहा करते हैं, दिन भर हेयर स्टाइल बढ़िया बनाते रहो, जेल लगाते रहो बालों में, बाल ऐसे हो गए वैसे हो गए, कड़ा पहन लिया, फैशन में आ गए, बनाव श्रृंगार में लगे, बड़े अच्छे लग रहे हैं, महफिलों में ओहो हो वाह वाह किया करते हैं, ताली मारना, सीटी मारना, गलियों में ठट्ठा करना, हंसी मजाक करना, और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं। ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य मतलब शून्य, निस्सार, यानी कि सार रहित, बेकार की बातें सोचनी है जीवन और किसका होगा। यदि आप ऐसे लोगों का साथ करते हो जो मनचले टाइप के हैं, जो गलियों में दिन भर हंसी करते रहते हैं, जो सिगरेट पीते रहते हैं, जो अपनी सजावट में लगे रहते हैं, जो कुछ अच्छी बात नहीं करते, तो ऐसे लोगों से दोस्ती अगर आपने करी तो आपको सोचो कि आपका जीवन कितना खराब हो रहा है। सोचनी है जीवन और किसका है, मतलब आपके सोचने की बात है कि आपको सोचना चाहिए कि मुझे इस विषय में क्या करना चाहिए, ऐसे दोस्त मुझे अपने जीवन में रखने चाहिए या हटा देने चाहिए। आगे उन्होंने कहा, ये अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर है। कैसे लोग कोसों दूर है सच्चे आनंद से, जो लोग मनचले टाइप के हैं, जो लोग ध्यान नहीं रखते, ऐसे लोग कोसों दूर हैं। आगे उन्होंने और कहा कि उनके लिए न तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए मनोहर उक्ति मतलब अच्छी बातें बताने वाले, उक्ति मतलब कथन, कवि हुए, न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए। इनसे कोई कहो कि उस कवि ने कितनी अच्छी बात कही है, इसको मैं सीखना चाहिए, बेकार की बात है, ऐसे लोग मानते नहीं हैं। उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं, जो वीर योद्धा है कुछ कम कर कुछ नहीं कर गए, और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिससे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हों। यानी वो सात्विक भावना के नहीं है, तामसी भावना के लोग हैं, और किसी को कुछ मानते ही नहीं, अपने आगे गिनते ही नहीं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, यानी वो प्रकृति की सुंदरता को नहीं जानते। झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, यानी झरनों से जो पानी गिरता है उसकी जो आवाज़ है उसके संगीत को सुनना वो नहीं चाहते। अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, यानी सागर में जो तरंगें उठ रही हैं इसके अंदर क्या आभास है, क्या एहसास है, उनको पता ही नहीं होता। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं। अगर कोई व्यक्ति सच्चा प्रयत्न करता है किसी कार्य को करने के लिए और पुरुषार्थ करता है, धर्म अर्थ काम की प्राप्ति करता है, तो कहते हैं सब बेकार है। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। ऐसे मनचले युवकों के हृदय में कुछ भी नहीं होता। आगे कहा, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है,
यानी इंद्रिय विषय अच्छा देखना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, इन्हीं कामों में लगे हुए हैं। जिनका हृदय नीच आशयों, अभी इसके पहले कर्ण के विषय में आया था उच्च आशय यानी ऊंचा उद्देश्य, और नीच आशयों मतलब नीचा उद्देश्य, कुत्सित विचारों से कलुषित है। यानी कुत्सित मतलब बुरे विचारों से कलुषित हो गई, जिनकी बुद्धि पापमय हो गई है। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों, हाँ, ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। कहने का मतलब रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसा कौन होगा जो इन लोगों को गिरते हुए देख करके इन पे तरस नहीं खाएगा। अरे बच्चों ने पूरा समय बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं किया, ऐसा सोचते हैं। उसे ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। किसको नहीं करना चाहिए? जब आप युवा पुरुष हों और दोस्त ढूंढ रहे हो तो ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो ना अपना भला करते हैं और ना आपका भला करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस, मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस उसका नाम बताया, कभी कभी राज्य का सब काम छोड़कर अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। विषय वासना का मतलब क्या होता है? यानी कि डांस देख रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ऐसी कामों में लगा रहता था, लिप्त रहता था, मतलब संलग्न रहता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। जो मकदूनिया का बादशाह था डेमेट्रियस, वह क्या कर रहा था? अपने दिनों को काट रहा था। बहाना कर दिया था कि बीमार हो गए हैं इसलिए हम राजकाज नहीं देख रहे हैं। इसी बीच उसके पिता उनसे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। डेमेट्रियस के पिता जब उससे मिलने गए तो देखा कि एक जवान सा व्यक्ति उसके कमरे से बाहर निकला। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तो डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। ज्वर का मतलब बुखार, बुखार ने मुझे अभी छोड़ा है, मतलब उस समय बुखार उतर गया। वो तो झूठ बोल रहा था अपने पिता से। तो पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। पिताजी समझ गए कि ये जो गलत आचरण में बच्चा पड़ गया है, इसलिए इसने बीमारी का बहाना बनाया और काम नहीं कर रहा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो झूठा बहाना बनाते हैं, गंदा बहाना बनाते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई से दूर हो जाते हैं, अच्छे कार्यों से दूर हो जाते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी समझाना चाहते हैं कि आप अच्छी संगत में रहें, अच्छा कार्य करें। इसको समझाते हुए वो आगे कहते हैं, परीक्षाओं में अक्सर यहाँ से बहुत प्रश्न आता है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कु माने बुरा, संग माने साथ। बुरे लोगों का जो साथ होता है वो बड़ा भयंकर होता है, भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति यानी नैतिक मूल्यों का और अच्छे कार्यों का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। क्षय का मतलब बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। जैसे पैरों में भारी चक्की बंध जाती है, फिर आप कहीं जाना चाहें तो उसका जो वजन होता है वो आपके पैरों के साथ ही आगे बढ़ता है और ऐसे में आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते। यानी बुराई में अगर आप एक बार लग गए तो आप अच्छाई की ओर नहीं जा सकते। आगे कहा कि जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। अवनति मतलब नीचे की ओर गड्ढे में गिराती जाएगी, ले जाएगी, नहीं आप अपना अच्छा नहीं कर सकते। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान, बाहु मतलब भुजा, भुजा मतलब हाथों का सहारा, मजबूत हाथों का सहारा देने वाली होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अगर आपकी संगति अच्छी है तो आप अच्छाई की ओर बढ़ेंगे, और यदि आपकी संगति बुरी हो गई तो निश्चित ही आप बुराई की ओर अग्रसर होंगे। आगे रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इंग्लैंड के एक विद्वान थे, जवान थे, उस समय वो राज दरबार में जगह प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन उनको जगह नहीं मिल पाई, कोई भी पद नहीं मिला। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहते रहे। बहुत सारे होते दुखी हो जाते कि मुझे तो इसमें जगह चाहिए थी और नहीं मिली, लेकिन वो खुश होते रहे, प्रसन्नता करते रहे, अपने भाग्य की सराहना करते रहे कि बहुत से लोग इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते। लेकिन वो जो इंग्लैंड का विद्वान था उसने कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि जो मुझे इसमें जगह नहीं मिली, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता। यानी कि जो राज दरबार है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। वहाँ लोग नशा करते हैं, संगीत देखते हैं, डांस देखते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। तो वो जानता था कि अगर मैं ऐसे राज्य में चला जाता तो निश्चित ही अपना विनाश करता। और क्या होता? जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते, जो वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति थी, अपनी आत्मा के विकास में जो समय लगाना चाहता था, ऊंचा उठना चाहता था, उसमें वो रुकावट बनती। बाधक का मतलब रुकावट होती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं कि जो थोड़े समय के लिए ही हमारी बुद्धि को नष्ट कर देते हैं, थोड़े समय में भी अपना गलत असर छोड़ जाते हैं, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। बहुत सारे लोग 2 मिनट मिलेंगे और आपके दिमाग में कुछ ऐसा भाव भर जाएंगे, कुछ ऐसा
चीज कह जाएंगे आपसे कि आप उससे उबर नहीं पाते। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं, चित्त मतलब मन पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उनकी पवित्रता का नाश होता है। यानी कि जो गंदे लोग होते हैं वो थोड़ी समय के लिए आपके पास आएंगे तो आपकी पवित्रता को नष्ट कर देंगे। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। जो बुराई होती है वो जल्दी से हटती नहीं हमारे दिमाग से। गंदी बातें जल्दी से हम लोग नहीं भूलते। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकी रहती हैं। जो बुरी बातें होती हैं वो बहुत समय तक हमारे दिमाग में, विचारों में चलती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं, प्रायः मतलब अधिकतर लोग जानते हैं कि भद्दे व फुअड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं चढ़ती। यानी गंदगी की ओर लोग जल्दी से चले जाते हैं। आप किसी दो रास्ते पर जा रहे हो, एक ऊंचाई की ओर जा रहा हो, एक ढलान पे जा रहा हो, तो ढलान पे चलना आपके लिए आसान होगा। ऐसे ही गंदे और फुअड़ गीत याद करना आसान होता है आपके लिए। आगे कहा कि एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुनी थी जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा, चेष्टा मतलब प्रयास, लाख बार प्रयास करता है कि वह हमारे दिमाग में ना आए वो गंदी बात, हम कुछ अच्छा सोचें, पर बार बार आता है क्या? वह बुरा विचार, वह बुरी बातें जो उसने अब कभी अपने बचपन में सुनी थी, गंदी बातें। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और भेदती हैं। भेदती हैं मतलब कष्ट देती हैं, चुभती हैं बातें हृदय में, कि ये गंदी बातें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, हम अच्छे बन जाते, लेकिन आप अच्छाई की ओर नहीं जा पाते। अतः तुम पूरी चौकसी रखो। रामचंद्र शुक्ल जी तुमसे किसका कहना चाहते हैं? तुम का मतलब पाठकगण, आप लोग जो बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं या जो इस पाठ को पढ़ रहे हैं, उनसे कहना चाहते हैं, युवा लोगों से, किशोर लोगों से कहना चाहते हैं कि तुम पूरी चौकसी रखो, मतलब सावधानी रखो, चौकन्ने रहो। ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो तुम्हें अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि जो अच्छी बातों से नहीं हंसाना चाहते, स्वस्थ बातें नहीं करते, आपसे गंदी बातें, गंदी चीजें, गंदी वीडियो दिखाते हैं और साथ सोचते हैं शायद तुम हंसो। तो तुमसे ऐसे दोस्तों को बनाने के लिए मना किया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे कहा सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक बार सामान्य बात समझो। ऐसा होता है ना, कई बार ऐसे गंदे दोस्त बन जाता है, अरे ठीक है बाद में सुधर जाएगा वो। तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं होती, ऐसी बात नहीं होती कि तुम क्या करो कि तुम सोचोगे कि वो बाद में सुधर जाएंगे, है ना, कि तुम, हाँ सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम बहुत सामान्य बात समझो, अरे नॉर्मली है, ठीक है, उसकी आदत है ऐसी, और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा नहीं होगा। कई बार ऐसा लगता है अरे दोस्त अभी हमारा ऐसा है, बाद में ही सुधर जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब वह यह नहीं देखता कि वह कहाँ और किस जगह पर पैर रखता है, कैसी जगह पर पैर रखता है। होता क्या है कि अगर आप सावधानी पूर्वक चल रहे हो, अच्छी संगत में चल रहे हो, मान के चलो बरसात हो गई, आपका पैर कीचड़ में फंस गया, आप बहुत सावधानी से चल रहे थे, अचानक से कीचड़ आया और आपका पैर पूरा गंदा हो गया, चप्पल जूते सब गंदे हो गए। फिर आप उसके बाद क्या करते हो? आप लापरवाह हो जाते हो कि जैसे एक बार पैर गया वैसे ही बार बार चला जाएगा, तो क्या गंदा तो हो ही चुका है। ऐसे ही जब हमारे दिमाग पर गंदी बातों के असर पड़ने लगते हैं धीरे 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 धीरे, तो निश्चित ही हम भी गंदी प्रवृत्ति वाले हो जाते हैं और हमें फिर बाद में ऐसी बातें बुरी नहीं लगती और वैसी ही बातें हम भी करने लगते हैं, गंदी अश्लील फूहड़ बातें करने लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अथवा तुम्हारे चरित्र बल पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर तो आप सुधर जाएंगे, वो अपने आप नहीं सुधरने वाले। जो बकने वाले मतलब कहने वाले, ऐसी बातें कहने वाले लोग अपने आप नहीं सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य हाँ अपना पैर कीचड़ में डाल देगा तो फिर वह यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर पड़ा। मतलब एक बार गंदे हुए तो फिर हमेशा के लिए गंदे होते ही चले जाओगे, आप अभ्यस्त हो जाओगे। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, यानी तुम्हारी जो नफरत है ऐसे दोस्तों के प्रति वो कम होती जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी, यानी पहले तो तुम जिन पे चिढ़ते थे कि बड़ी गंदी बातें करता है, धीरे धीरे स्थिति ऐसी होगी कि तुम्हें उनसे चिढ़ ही नहीं होगी, तुम्हें लगेगा ठीक है सामान्य बात कर रहा है, करने दो उसको, है ना। आगे उन्होंने कहा कि पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे चिढ़ने की बात ही क्या है, तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा। विवेक का मतलब हमने आपको पहले भी बताया था, उचित और अनुचित का ज्ञान, सही और गलत का निर्णय करने की जो बुद्धि होती है उसको हम विवेक कहते हैं। तो विवेक तुम्हारा कुंठित हो जाएगा। कुंठित मतलब
कुंठा से ग्रस्त हो जाएगा, भर जाएगा, तुम्हें सही चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। यानी अगर आप गलत सोबत में रहते हो, कुसंग में रहते हो, बुरे साथ लोगों के साथ रहते हो, तो निश्चित आप भी एक दिन बुराई के भक्त बन जाओगे, यानी उसी के जैसा काम करने लगोगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। बुरी संगत की छूत किसको कह रहे हैं? यानी कि बुरी संगत के साथ अगर आप थोड़ी देर भी रह लिए तो निश्चित ही आपके अंदर भी बुराई फैल जाएगी। आपने सुना होगा कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो संक्रामक रोग होते हैं, जिनको हम छूत की बीमारी कहते हैं, है ना। जैसे किसी को सर्दी जुकाम होता है तो कहते हैं वायरल है, जल्दी फैलेगा, तो जुकाम वाले के साथ ना रहो, जो खांस रहा हो उसके साथ से बचो, आपको भी धीरे धीरे उसका वायरस आपके अंदर आ जाएगा। ऐसे ही बुराई जो होती है, बुरे लोगों के साथ रहते रहते आप भी बुरे बन जाओगे। इसलिए रामचंद्र शुक्ल जी ने सलाह दी कि आप ऐसी बुरी संगत की छूत से बचो, ऐसे भयंकर बीमारी वाले लोगों से बचो जो गलत आचरण करते हैं। उन्होंने कहा, एक पुरानी कहावत है, पुरानी कहावत क्या कही कि काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयानो जाए, एक लीक काजल की लाग है पे लागे है। यानी काजल की कोठरी में कितना भी सयाना व्यक्ति चला जाए, लेकिन यदि वह काजल की कोठरी में सयाना मतलब चतुर, कितना भी चतुर व्यक्ति हो, लेकिन काजल की कोठरी में अगर गया तो एक लीक काजल की, एक लीक मतलब एक रेखा, एक कोई निशान काजल का लागे है पे लागे है। आपके भी शरीर पर किसी भी अंग पर एक काजल का निशान बन ही जाएगा। अर्थात यदि आप गंदी सोबत में रहोगे, गंदे लोगों को दोस्त बनाओगे, अच्छे लोगों को दोस्त नहीं बनाओगे और गंदों के ही साथ रहोगे तो निश्चित ही आप भी गंदे हो जाओगे। तो ये बच्चों, ये पाठ था मित्रता। वीडियो तो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन हाँ, मैंने प्रयास ये किया कि आपको ये पाठ एक बार में पूरा समझ में आ जाए और आप इस पाठ को पढ़ने के बाद अपने प्रश्नोत्तर के लिए तो पूरा करेंगे क्योंकि पाठ्यक्रम में है, लेकिन आप अपनी जिंदगी में भी ये सोचना कि एक बेहतर दोस्त बनाओ जो आपके जीवन रूपी युद्ध में काम आए। जीवन संग्राम की बात की थी रामचंद्र शुक्ल ने, तो एक अच्छा विश्वास पात्र दोस्त बनाओ जो आपके जिंदगी भर काम आए। आशा है बच्चों ये पाठ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई कमी लगे, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हाँ बच्चों, इसमें मैंने एक काम और किया है कि संस्कृत के भी जो पाठ हैं या जो काव्य खंड के पाठ हैं उनकी भी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और पाठों को पढ़ सकते हैं। नमस्कार बच्चों।